स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है +1 पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट चैप्टर लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर जो फेडरेशन सिस्टम है यानी कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है, उस संघात्मक शासन प्रणाली में हमने सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट के जो पावर एंड फंक्शंस हैं और उनका जो ज्यूरिडिकेशंस है उसके बारे में पढ़ा। अब जो हमारा थर्ड जो लेवल है वो है लोकल गवर्नमेंट का यानी स्थानीय शासन का। इस स्थानीय शासन में हम जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का जो एक प्रकार से वर्टिकल जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का जो वर्टिकल फॉर्म है, उस वर्टिकल फॉर्म में जो हमारा थर्ड जो स्टेप है, जो पायदान है, वो है लोकल गवर्नमेंट का यानी स्थानीय शासन का। स्थानीय शासन मतलब जैसे अपनी ग्राम पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है और इसी प्रकार से जो अपना शहरी निकाय है, नगर निगम वगैरह, वो हमारी जो पावर शेयरिंग में जो थर्ड पायदान पर आता है। तो देखो, अपने देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में इस देश को आज़ादी मिली, तो महात्मा गांधी जो है उनका एक सपना था कि भी पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए यानी कि वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए यानी कि सत्ता का जो है वो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और सत्ता का जितना ज़्यादा विकेंद्रीकरण होगा तो सत्ता जो है वो मतलब एक सेंटर लेवल के ऊपर यदि उसको सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो वो इतने बड़े देश में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतनी बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, तो इतने बड़े देश की समस्याएं जो हैं वो एक लोकल जो एक पायदान है, जो एक सेंटर है, वो इसको पूरी तरह से जो है चला नहीं सकता है। इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है अपने क्षेत्र की। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ये बोलता है कि जब तक गांव जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे, क्योंकि भारत की मोस्टली पॉपुलेशन जो है नियर अबाउट 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है, और जब तक गांव जो है आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो भारत जो है वो कभी भी एक विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता है। क्योंकि महात्मा गांधी जो है जो लाइन में सबसे अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में सोचता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो स्वावलंबी हो, वो आत्मनिर्भर हो, और तभी जो है भारत आगे आ सकता है। तो देखो, भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को जो है 1947 को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना है और 1915 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जब 1952 के अंदर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ अपने देश के अंदर, तो उस फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद अपनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी और जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो महात्मा गांधी के सपने को साकार करना चाहते थे। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि गांव आत्मनिर्भर हो सबसे पहले। तो यहां पर देखो क्या होता है, 1956 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो एक कमीशन का जो है वो निर्माण करती है, जो बलवंत राय मेहता जो समिति है, कमेटी जो है वो गठित की गई, बलवंत राय मेहता समिति 1956 के अंदर। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो इसको रिकमेंडेशन दिया था, इसकी जो सिफारिशें जो थी, वो सिफारिशें ये थी कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उस लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। यानी कि एक तो है आपका ग्राम पंचायत,
दूसरा है ब्लॉक समिति, और तीसरा है जिला परिषद। यानी कि जो आपका जो लोकल गवर्नमेंट है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो यहां पर देखो बलवंत राय मेहता की जो रिकमेंडेशंस थी, उनकी जो सिफारिश थी, उन सिफारिश के आधार पर हिंदुस्तान में पहला जो स्टेट बना है जहां लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, वो पहला जो स्टेट था, वो पहला स्टेट था राजस्थान। और राजस्थान के नागौर जिले से महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, और 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में अपने देश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उस अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था कि भी आज हम महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं। महात्मा गांधी का जो सपना था उस सपने को साकार कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी अपने लोकल गवर्नमेंट की। और उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट जो है उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना हुई। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों महसूस की गई, यानी कि लोकल गवर्नमेंट की जो आवश्यकता है वो क्यों महसूस की गई। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो लोकल गवर्नमेंट है इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो सबसे पहला है कि ये जो है वो लोकतंत्र की पाठशाला है। पहला है लोकतंत्र की पाठशाला। लोकतंत्र की पाठशाला मतलब क्या है, देखो जैसे अपने देश के जो योग्य जो लीडर हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अपने देश की जो सामाजिक आर्थिक जो सांस्कृतिक जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो अच्छी प्रकार से समझ सकता है। तो यहां हम एक प्रकार से क्या करेंगे कि जब लोकल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस करेगा, वो ग्राम सभा की मीटिंग्स में जाएगा, इलेक्शन लड़ेगा, और फिर वो अपने गांव के विकास के लिए जो खाका है वो तैयार करेगा। उसके लिए उसको कितना धन की आवश्यकता होगी, और उस धन के कौन कौन से सोर्स होंगे, कहां से वो धन हमें प्राप्त होगा, कैसे जो है वो रेजुलेशन पास किए जाते हैं, कैसे ग्राम सभा से अनुमति ली जाती है, और कैसे हम वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका पता लगा सकते हैं, और अपने गांव के विकास में किसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति का एक प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण होता है। और उस राजनीतिक समाजीकरण में जब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, अपने गांव के विकास की रूपरेखा तैयार करता है, प्रायोरिटी प्राथमिकता देता है, ग्राम सभा की मीटिंग्स बुलाता है, और अपने प्रपोजल को वो तैयार करता है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। और उस राजनीतिक समाजीकरण में हम देश के लिए योग्य जो नेता हैं, योग्य जो लीडर हैं, जो अपने देश की जो समस्याएं उनको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम एक प्रकार से लोकल गवर्नमेंट जो है उनके लिए एक नर्सरी का काम करेगा, एक पाठशाला का काम करेगा, उनका राजनीतिक समाजीकरण होगा, और उस राजनीतिक समाजीकरण में हम देश के लिए योग्य नेता दे सकते हैं। आप ऐसे नेताओं के नाम पता लगा सकते हैं कि ऐसे जो अपने देश के जो ग्रास रूट से, यानी कि जो लोकल स्तर से उठ करके व्यक्ति जो है वो बड़े पायदान के ऊपर पहुंचा है। आपको शायद पता होगा, जैसे अपने देश के जो प्रथम गृह मंत्री जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत का जिसने एकीकरण किया था, उसने गुजरात के अंदर खेड़ा जो 1917 के अंदर जो एक किसान मूवमेंट हुआ था, उस किसान मूवमेंट को जो है उसने उसको लीडरशिप किया था, और
फिर देखो धीरे धीरे वो एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जुड़ा और अपने देश का एक योग्य लीडर कहलाया। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो कार्यशैली थी, क्योंकि वो वास्तव में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और वो अपने देश की समस्याओं को बारीकी से समझ रहा था। यानी कि वो किसी ऊंचे कुल में या बड़े खानदान में पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक लोकल स्तर से उठ करके, ऐसे बहुत से नेता हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट से उठ करके और बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं और उन्होंने उस देश की समस्याओं को अच्छी प्रकार से जाना है। चौधरी चरण सिंह थे जो जिनके प्राइम मिनिस्टर भी बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने और वो होम मिनिस्टर भी बने अपने देश के, बिल्कुल ग्रास रूट से ऊपर उठ करके ऊपर गए और उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी जो नीतियां थी, और एक लाल बहादुर शास्त्री का आप नाम देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रास रूट से ऊपर उठ करके वो प्राइम मिनिस्टर बनाया। नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, या जैसे हम ये कह सकते हैं और भी ऐसे हिंदुस्तान के बहुत से लीडर हैं जो बिल्कुल लोकल लेवल से उठ करके, जिनका कोई पॉलिटिकल फैमिली से उनका कोई नाता नहीं था और वो उस पद पर पहुंचे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन जो है वो लोकतंत्र की एक पाठशाला है। इससे में हम योग्य नेताओं को आगे ला सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं देश के लिए। दूसरा है अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। देखो, जो लोकतंत्र को मजबूत मतलब क्या है कि लोकतंत्र को यदि हमें मजबूत बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो अपने घरों से बाहर निकल करके और अपने मत का इस्तेमाल करें। यदि हम बात करें 1952 के अंदर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था अपने देश के अंदर, तो उस फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर आधे से भी कम मतदाता जो है उन्होंने भाग लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र को बढ़ावा तभी मिलेगा, लोकतंत्र को एक स्ट्रेंथ तभी आएगी लोकतंत्र में जब सभी मतदाता जो हैं अपने मत का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार जब लोकल ग्रास रूट के ऊपर जब व्यक्तियों को अपनी समस्या स्वयं सुलझाने का अधिकार दे दिए जाएंगे और वो अपने गांव के विकास के बारे में यदि वो जागरूक होंगे, सचेत होंगे, तो वो घरों से बाहर निकल करके अपने योग्य नेता, अपने योग्य व्यक्तियों को चुन करके जो है अपने एक रोल मॉडल का वो स्थापना कर सकते। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो मीटिंग्स में भाग लेते हैं, अपने गाँव के विकास की रूपरेखा तय करते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे। तो इससे क्या है कि इससे लोकतंत्र की एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की इसको मजबूती मिलती है लोकतंत्र से। तीसरा जो कारण है वो है स्थानीय समस्याओं को, जो हमारी समस्याएं हैं या जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल करने के लिए। जो देखो, हमारी कुछ समस्याएं सेंटर लेवल के ऊपर होती हैं, कुछ स्टेट लेवल के ऊपर होती हैं, कुछ लोकल लेवल के ऊपर होती हैं। तो जो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं जो हैं उस लोकल लेवल के ऊपर, उस ग्रास रूट पर रहने वाले जो लोग जो हैं वो उनको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि वो हर दिन उन समस्याओं के टच में होते हैं। और वही व्यक्ति जो है वो जो जैसे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करना है, गलियों को पक्का करवाना है, या स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करना है, या कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था करना है, या गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है, या बागवानी का है, तो इस प्रकार वो लोग जो हैं वो उन स्थानीय समस्याओं के वो टच में रहते हैं और वही आदमी उन समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। और वो समस्याएं कैसे दूर होंगी उसके लिए वो अपना सुझाव दे सकता है। उस समस्या के लिए कितने हमें धन की आवश्यकता होगी वो उसकी व्यवस्था कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। और यही समस्या यदि हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर या स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है उन समस्याओं के बारे में वो दिलचस्पी लेने लग जाएंगे, तो एक प्रकार से उन समस्याओं को एक प्रकार से वो समझ नहीं सकते। फिर यदि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वही उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो फिर अपने देश के जो टेक्निकल विषय हैं, जैसे रक्षा का है, विदेश का है, गृह का है, या दूसरे अन्य जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है अपने, उनके ऊपर से उनका ध्यान भटक जाएगा। यानी कि और फिर यदि वो उन समस्याओं के प्रति ध्यान देने लग जाएंगे तो उनके ऊपर काम का बोझ भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं, उन स्थानीय आवश्यकताओं में हमें क्या चाहिए,
कोई भी व्यक्ति चाहता क्या है, वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहता है, अच्छे पानी की व्यवस्था चाहता है, कोई पार्क की व्यवस्था चाहता है, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था चाहता है, गलियां पक्की हों, उसके अंदर कीचड़ ना हो या कोई महामारी फैलने का भय ना हो। तो इस प्रकार वो जो उसकी लोकल जो डिमांड्स होती हैं वो फुलफिल हों, उसके लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन की जो है वो आवश्यकता होती है। इसके बाद यदि हम जो फोर्थ हमारी जो ये है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। जो हमारी स्थानीय आवश्यकताएं हैं उन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। नंबर 4 हमें क्यों चाहिए? नंबर 4 है महिलाओं की राजनीतिक जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए हमें जो है लोकल गवर्नमेंट उसकी आवश्यकता होती है। देखो अपने देश के अंदर महिलाएं जो हैं वो आधी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती हैं। जो टोटल पॉपुलेशन है अपने, उस टोटल पॉपुलेशन की जो हाफ पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो महिलाएं जो हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। एक प्रकार से देखो उनके पास जो राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अपने संविधान के अंदर कि वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। उस वोटिंग राइट से उसके साथ साथ वो इलेक्शंस जो हैं उसको फाइट कर सकती हैं। उसके साथ साथ वो अपने गांव की जो समस्याएं या देश विदेश जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में वो अपनी राय दे सकती हैं। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनकी स्वतंत्रता है, उनके पास घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना दल बनाने का अधिकार है। तो उससे हम कह सकते हैं उनके पास जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उन पॉलिटिकल राइट्स का वो सही तरीके से यूज कर सके। तो उसमें हम क्या होंगे कि जो महिलाओं की जो स्वतंत्रता है या एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अपने सोसाइटी समाज के अंदर जो है बराबर का उनको अधिकार दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा उनकी पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी हो और उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है या वो उस विकास के बारे में उनकी क्या राय है, वो अपनी जो राय है उसको वो अभिव्यक्त कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं साथ के साथ यानी कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है, उन महिलाओं की जो भागीदारी है उन महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, और वो तभी संभव हो सकता है जब हम लोकल जो गवर्नमेंट है उस लोकल गवर्नमेंट में जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन हो। इसके बाद हम देख सकते हैं नंबर 5 सभी वर्गों का कल्याण। देखो हम ये कह सकते हैं कि अपने देश के अंदर बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, भाषा को लेकर के है, धर्म को लेकर के है, जातियों को लेकर के है, स्थान क्षेत्र को लेकर के अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। बहुत बड़ा देश है और उसके अंदर इतनी ज्यादा विविधताएं हैं। तो उसमें सभी वर्गों और सभी समुदायों का यदि हमें कल्याण करना है, उनकी भलाई करनी है, क्योंकि देखो जहां पावर को सेंट्रलाइज किया जाता है, पावर केंद्रित होती है, तो उसमें जो विभिन्न वर्गों और समुदायों के अंदर जो एक क्लास मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो टकराव है, उनके हितों को लेकर के जो टकराव है, यदि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, उसको विकेंद्रित कर दिया जाए, तो सभी वर्ग और समुदायों का इसमें कल्याण जो है वो पॉसिबल है, उसमें संभावना होती है सबसे ज्यादा। इसलिए हमें लोकतंत्र की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी आवश्यकता है। नंबर 5 है, देखो अपने देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसी अपनी जो जन कल्याणकारी जो नीतियां बनाती हैं, जैसे आपने देखा हो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है या राष्ट्रीय विकास परिषद है। इनके माध्यम से क्या होता है कि जो अपने देश की कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसी नीतियां बनाते हैं और उस नीतियों का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाए, और वो फायदा तभी उठा सकते हैं जब वो नीतियां जो हैं उन ग्रास रूट तक, उस लोकल लेवल तक वो नीतियां उनके पास पहुंचे। तो हम ये कह सकते हैं जैसे अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, या जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो और भी योजनाएं हैं जिसमें सभी वर्ग और समुदायों को इसमें फायदा मिले, जैसे कोई बागवानी का है, मत्स्य पालन का है,
या जैसे छोटे मोटे अपने कुटीर उद्योग हैं, हस्तकला है, उसको बढ़ावा देना है, उसके लिए भी सरकार अलग से पॉलिसीज बनाती है। जैसे हस्तशिल्पी जो मेले हैं उनका आयोजन करती है और उनको वो छोटे मोटे उनको रोजगार दे करके या उनको फाइनेंशियल उनकी हेल्प करके, जो छोटे कारीगर हैं या जो बुनकर वगैरह उनका जो कार्य करते हैं, तो उनकी मतलब जो लोकल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई बार उनकी हेल्प करती है, उनकी मदद करती है। तो वो जो पॉलिसीज हैं वो सीधी जनता तक पहुंचे, उसके लिए अपना जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय शासन है, वो एक माध्यम का काम करता है। उनके माध्यम से वो पॉलिसीज, वो जो जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, वो जनता तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन, उन स्थानीय शासन को एक संवैधानिक मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संवैधानिक संशोधन और 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो रूरल एरियाज के लिए है और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है अपना अर्बन एरियाज के लिए, यानी शहरी निकायों के लिए। तो भारत में पहली बार जो स्थानीय शासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, इसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया, संवैधानिक संशोधन किया गया 1992 के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया, प्रेसिडेंट ने इसको परमिशन कर दिया और 1993 में जो है ये लागू हुआ। यानी कि लोकसभा राज्यसभा ने 1992 में इसको पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने इसको परमिशन दे दिया और 1993 में जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके जरिए जो है अपने जो लोकल गवर्नमेंट है इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए। उसमें सबसे पहला जो संवैधानिक प्रावधान है वो संवैधानिक प्रावधान तो ये है, जैसे 1956 के अंदर जो बलवंत राय मेहता समिति जो थी, उस बलवंत राय मेहता समिति ने ये कहा था कि भाई त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए और उसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। हालांकि अशोक मेहता समिति जो इसके बेटे थे उन्होंने ये कहा था कि भी 2 पायदान होने चाहिए, वो त्रिस्तरीय की बजाय द्विस्तरीय होना चाहिए। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के जो हमें उसकी सिफारिश जो थी, इसके कारण सबसे पहला क्या काम किया, इसका त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया। त्रिस्तरीय ढांचा, उसमें आपकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। दूसरा इसके अंदर क्या काम किया गया था, जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, दूसरा इनका कार्यकाल जो है, इसका टेन्योर जो है वो फिक्स किया गया और उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का फिक्स किया गया, 5 वर्ष के लिए। तीसरा क्या प्रावधान किया गया इसके अंदर, इसके अंदर 1/3 सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व कर दिया। हालांकि अब कई स्टेटों में है ना 50% कर दिया है उसका, वीमेन का जो रिजर्वेशन है, उनका जो कोटा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की इसके अंदर भागीदारी हो, उनका पार्टिसिपेशन हो। तो ये जो है 1/3 सीट्स जो है वो वीमेन्स के लिए रिजर्व की गई। और नंबर 4 क्या काम किया, इसके अंदर पहली बार SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, इनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। और SC ST यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, देखो ये पॉपुलेशन बेस्ड काफी कम होते हैं संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और जो जनरल कास्ट या अपर कास्ट के जो लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो उस वजह से क्या होता है, जब ओपन
फाइट होती है तो उस ओपन फाइट में कभी भी ये जो जनरल कैटेगरी है या सवर्ण जातियां जो हैं उनके मुकाबले कभी भी ये इलेक्शन को जीत नहीं सकती। और हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, सभी वर्ग और समुदायों के हितों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ SC ST के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, क्योंकि ओपन फाइट में ये कभी मतलब जीत ही नहीं सकते। तो उतनी ही सीट इनका जो रिजर्वेशन है उसमें 1/3 सीट SC ST की जो विमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए सुरक्षित है 1/3 सीट। नंबर 5 क्या काम किया गया, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, इस लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो विषय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा गया है। यानी कि जैसे मैंने फेडरेशन सिस्टम में आपको बताया था कि उस फेडरेशन सिस्टम के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच पावर, फंक्शंस और जो जुरिडिक्शन है उसको लेकर के व्यवस्था की संविधान में। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 97 सब्जेक्ट हैं, 66 जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट है इसका जो सब्जेक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे इनके पावर, फंक्शंस, जो जुरिडिक्शन है उनको इंक्रीज भी कर सकती है, या उनके लिए अलग कोई अपने मापदंड, मेजरमेंट्स जो है वो निर्धारित कर सकती है। जैसे हरियाणा में हम देखें, पिछली जो मनोहर लाल खट्टर की जो गवर्नमेंट थी, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, उस लोकल गवर्नमेंट के अंदर एजुकेशन को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था कि भाई जो ग्राम पंचायतें जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो 10th क्लास 8th क्लास तक जो है इसका जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित किया गया कि ग्राम पंचायतें जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो उनके लिए जो योग्यताओं का जो मापदंड निर्धारित करने का जो अधिकार था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय स्टेट गवर्नमेंट के पास था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषताएं हैं कि त्रिस्तरीय ढांचा किया गया, निश्चित कार्यकाल किया गया 5 साल का, 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई, SC ST के लिए रिजर्वेशन किया गया, और जो रिजर्वेशन है उसकी 1/3 सीट्स SC ST की महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। और जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है, ये लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट जो है वो रखा गया अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जो है हिंदुस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, उस लोकल गवर्नमेंट को एक संवैधानिक मजबूती प्रदान की गई है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो त्रिस्तरीय जो ढांचा है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ग्राम सभा जो है वो क्या होती है, ग्राम पंचायत का सदस्य का योग्यता क्या होनी चाहिए, और उसके जो कार्य हैं, उसकी जो पावर है वो कौन कौन सी हैं, ब्लॉक समिति का निर्माण कैसे होता है, जिला परिषद का, कल उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।